Hello students, in today's lecture on system of particles and rotational motion, we shall have discussion on some numerical problems. Already we discussed solve examples 7.14, 7.15, 7.16. Now we discuss examples 7.1 to 7.13. You see 7.1. Find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सपोज दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसके ये वर्टिसेज हो गए, ये 0.5 मीटर लॉन्ग इसकी साइड्स हैं, 0.5 मीटर लॉन्ग साइड्स हैं. इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए O है, ये A है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. ये थ्री पार्टिकल्स हैं. यदि हम इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो ये एक्स एक्सिस ले लूँ और ये मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, तो उस केस में ये ओरिजिन हो गया. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट की यदि मैं बात करूँ, देखो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 और 0 हो जाएंगे, ठीक है या नहीं. और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट ए के, ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स तो हो गया 0, एक्स क्या हो गया 0, 0.5 सॉरी 0.5, ये 0.5 है ना, तो एक्स तो हो गया 0.5 और वाई हो गया 0. बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो बी वाई पर है, यहाँ पर इस डिस्टेंस पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो सी का वाई कोऑर्डिनेट होगा. एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0.5 का हाफ होगा, 0.25 हो जाएगा. ये हाफ पे ही तो आएगा, तो 0.25 ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया. ये 0.25 है, ये 0.5 है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके देखिए इसका कैसे वैल्यू निकलेगा. ये वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक की 0.25 और ये 0.5 है. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट 0.25√3. कितना आ जाएगा 0.25√3. कैसे आएगा? ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये निकालना है. तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कुछ, जैसे O A B, और इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं P. तो BP स्क्वायर जो होगा वो BP स्क्वायर बराबर क्या होगा, BO स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस क्या होगा OP स्क्वायर. तो BO स्क्वायर क्या है 0.5 होल स्क्वायर, OP कितना है 0.25 होल स्क्वायर. ये BP स्क्वायर आएगा और ये 0.25 हो गया, ठीक है. और ये हो गया 625 0.0625 हो गया, 0.0265 हो गया, 0625 हो गया. तो ये बचेगा 5. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 00 यहाँ मान सकते हैं, जैसे इस तरीके से ले सकते हैं आप 0.2500, 0.0625, 5, 7, 8 और ये 1, 0.1875, 0.1875. लेकिन ये BP स्क्वायर है, BP चाहिए तो इसका क्या होगा, रूट निकालना पड़ेगा 0.1875. तो ऑब्वियसली इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट आएगा आपका बिल्कुल यही आएगा 25√3.
0.25√3 ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे तो इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए। ओ के कोऑर्डिनेट पता चल गए, ए के चल गए, बी के चल गए। अब देखिए जरा, अब क्या कह रहा है कि मासेज ऑफ द पार्टिकल्स आर 100 ग्राम। ये यहाँ पर जो वर्टिसेज पर ये 3 मासेज रखे हुए हैं, एक वर्टिसेज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर जो मास रखा है वो 100 ग्राम का रखा है, यहाँ पर जो रखा है वो 150 ग्राम का रखा है, ठीक है। और यहाँ पर बी पर जो रखा है वो 200 ग्राम का रखा है मान लीजिए। तो मास हो गया m1 m2 m3, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के x और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। m1 कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम है m1, ठीक है, 100 ग्राम है। तो ग्राम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल भी हो जाना है। तो 100 ग्राम और x1 की वैल्यू क्या है, x1 0, ये x1 है ना 0, प्लस m2 कितना है 150 ग्राम और x2 कितना है 0.5, प्लस m3 कितना है 200 ग्राम 200, और x3 कितना है ये 0.25 डिवाइडेड बाय m1 मतलब 100, m2 मतलब 150 और m3 मतलब 200। सॉल्व करें, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका 75 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का हो जाएगा आपका 50, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 50, ठीक है। ये ग्राम, ये ऊपर आ गया ग्राम मीटर, क्या आ गया ऊपर, ग्राम मीटर आ गया ऊपर, और नीचे ग्राम में आ जाएगा कितना 450 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा 125/450, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। ये x की वैल्यू है, और इसको मैं सॉल्व करूं तो x की जो वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 5 जब 125 और 8, इतना मीटर आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पर m1 m2 m3 की वैल्यूज दे रखी है, ये y1 ये y2 ये y3 रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, मैं सीधे आपको लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी 1/3√3 मीटर, ये YCM की वैल्यू आ जाएगी। यानी जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आएंगे, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो 5/18 x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा 3√3, 1/3√3, ठीक है। तो 5/18 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 5/18 और 1/3√3, यानी y डायरेक्शन में इतना और x डायरेक्शन में इतना। इस तरीके से हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आसान से सवाल था, सिंपली फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज रखनी है। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्राइंगुलर लेमिना। ट्राइंगुलर लेमिना मान लीजिए ये एक ट्राइंगुलर लेमिना है, ये एक ट्राइंगुलर लेमिना है, ठीक है। ये ट्राइंगुलर कोई सरफेस है, ये लीजिए। अब इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है हमें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्राइंगुलर लेमिना को ये A नाम दे दिए, B ये C, ठीक है। इसको सबसे पहले बराबर हिस्सों में बांट लो, ये बराबर विड्थ की एक स्ट्रिप बना दीजिए, इस तरीके से स्ट्रिप्स बना दो, ये बराबर विड्थ की स्ट्रिप्स बना दी,
ठीक है, सेम। और इन सब का ये मिड पॉइंट हो गया, इन सब का ये मिड पॉइंट हो गया, जो बराबर हिस्से किए स्ट्रिप्स बनाई, इन सब का ये मिड पॉइंट हो गया, इन सब का क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। और इनको इस तरीके से मिला दिया, ठीक है, इनको इस तरीके से क्या कर दिया, मिला दिया। ये सी पी मान लीजिए, ये सी पी क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ये सी पी क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ से एक मीडियन आप ड्रॉ कीजिए, तो ये मीडियन हो जाएगा ए क्यू भी मीडियन हो गया, ठीक है, मीडियन हो गया। ऐसे ही बी से एक ड्रॉ करें तो ये एक मीडियन हो गया, बी आर भी एक मीडियन हो गया। अब ये जो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास आप ट्राइंगुलर लेमिना का निकाल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हो गया, ये सेंट्रोइड हो गया, जहां इसके तीनों लेमिना मिलते हैं उसको सेंट्रोइड कहते हैं, यही सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। चलिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। एक एल शेप्ड लेमिना है, ठीक है, जैसे जो बुक में फिगर दे रखा है आपको, गिवन है इसमें फिगर, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये आपको गिवन है और एल शेप्ड है। यहाँ के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है, इसका नाम 2 0, ठीक है, और इस वो कोई कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 0 0, ये वाला पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0 2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक है। तो अब इस एल शेप्ड को, ये देखिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1 यहाँ आएगा। तो ये एक, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एल शेप की जो एल शेप का लेमिना है, इसको मैं स्क्वायर शेप में बांट रहा हूँ। ऐसे ही ये आपका आ गया 1, ये 1 होगा ना, इस डायरेक्शन में ये 1 होगा, तो इस तरीके से ये बना लिया। अब देखिए जरा, जो एल शेप का लेमिना है इसको मैंने 3 स्क्वायर्स में बांट दिया, 1 2 3, कितने स्क्वायर्स में बांट दिया, 3 स्क्वायर्स में बांट दिया, ठीक है। इसका ये सेंटर हो गया C1, इसका ये सेंटर हो गया C2, इसका स्क्वायर का सेंटर हो गया C3। ये C1 C2 C3 इन स्क्वायर्स के सेंटर हैं। अब इन पॉइंट्स को मेंशन कर लो कि ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा आपका 2 और 1, ठीक है, यानी ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 और ये 1, तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये पॉइंट D नाम दे दो तो इसको, ठीक है, OA, और इसको B नाम दे दिया, ठीक है, और इसको E नाम दे दिया, और इसको F नाम दे दिया, ठीक है, ये D बोल दिया इसको। इस E के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Y तो 2 है और X 1 है, तो 1 और 2 हो जाएंगे E के कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरीके से सब कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब देखो, प्रत्येक स्क्वायर के लिए C1 C2 C3, C1 C2 C3, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है, तो क्या करूंगा मैं, जो सेंटर है C1 C2 C3, ये 3 स्क्वायर के सेंटर हैं। सिमेट्री से इनके जो ज्योमेट्रिक सेंटर्स होंगे, है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर्स जो होंगे C1 C2 C3, ये कितने होंगे, ये C1 कितना होगा, C1 का कोऑर्डिनेट, यदि इसको देखें तो यहाँ 1 है, तो यहाँ हाफ हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, हाफ हो गया, है या नहीं, हाफ हो गया ना इसका। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, हाफ और हाफ हुए, समझ में आ रहा है भाई। इस C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाफ और हाफ होंगे C1 के कोऑर्डिनेट। C2 के कोऑर्डिनेट x को देखें तो 1 तो यहाँ तक हो गया, और 1 में फिर ये पूरा 1 है, 1 का आधा, तो 1.5 हो गया ना, कितना हो गया, 1.5, और 1.5 को मैं क्या लिखूंगा, 3/2, ठीक है। और इस साइड में ये 1 हो गया, y साइड में 1 हो गया, 3/2 और 1 हो गया इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। नहीं, 1 नहीं हुआ, 1 तो यहाँ तक हुआ ना, तो यहाँ पर आ रहा है, आधे पर आ रहा है, तो 1/2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट, ये देखो यहाँ आधे पर आ रहा है, तो 1/2 तो हो गया x कोऑर्डिनेट, और ये कितना हो जाएगा, 1 और हाफ, 3/2, हाफ और 3/2 हो जाएंगे इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो C1 C2 C3 निकाल लिए ना। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा दो। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1, सबका अपना अपना मास होगा, क्योंकि कह रहा है द मास ऑफ द लेमिना इज 3 किलोग्राम।
तो एक इसका एक स्क्वायर का मास कितना होगा 1, दूसरे का भी कितना होगा 1, तीसरे का भी कितना होगा 1, क्योंकि टोटल 3 है और तीनों सेम साइज के स्क्वायर हैं। तो m1 m2 m3 पता हो गया, और सबका x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये पता हो गए। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ वैल्यूज रखेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, m1 m2 m3 की वैल्यूज दे रखी है। तो xcm आपका आ जाएगा 5/6 मीटर वैल्यूज रख के। और ycm की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ y1 y2 y3 भी है हमारे पास, m1 m2 m3 भी है, तो कितना आ जाएगा 5/6 मीटर। 5/6 मीटर यानी 5/6 और 5/6, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कहाँ होगा, ओडी पर होगा। कौन सी लाइन पर होगा, इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर होगा ओडी, ठीक है, क्योंकि ये हाफ है और आपको चाहिए 5/6। 5/6 ये 0.5 है ना ये, और ये कितना आएगा 6 8 जा 48 ना, 6.8 आएगा, ये 0.5 है। तो यहाँ कहीं आएगा, इसी के अंदर आएगा ना, इसी के अंदर आएगा, इसी लाइन पे, ठीक है। तो इस लाइन पर आएगा, इसी के अंदर होगा, क्योंकि ये 1 1 हो गया ना बेटा, और ये भी 1 1 है, ये 0 और 1 है, और ये 1 और 0 है, ये 1 1 है। तो डेफिनेटली इसी लाइन पर इस 1 1 से पहले यहाँ कहीं होगा, कौन 5/6 5/6, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से इसे किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये तो आप जानते ही हो, कई बार बता रखा है। स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ए डॉट बी करते हैं तो आई का आई के साथ 1 होता है, तो 3 इंटू -2 यही होगा ना, प्लस जे कैप का जे कैप के साथ तो -4 इंटू 1, -4 इंटू 1 मैंने आपको बता रखा है, प्लस के कैप का इधर कोएफिशिएंट -3 है, इधर 5 है, तो 5 इंटू -3 यही तो होगा। ये -6, ये -4, ये -15 कितना आ जाएगा -25। ये स्केलर प्रोडक्ट आ गया, क्या आ गया, ये स्केलर प्रोडक्ट आ गया -25। वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो ए क्रॉस बी करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है तरीका, क्या, इस तरीके से डिटरमिनेंट बनाइए, आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए, के कैप लिखिए। अब पहले ए है तो ए में आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ लिख दीजिए, जे कैप का क्या है -4 और के कैप का क्या है 5। ऐसे ही बी में आई कैप का क्या है -2, जे कैप का क्या है 1 और के कैप का क्या है -3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आई कैप ये और ये 12 -5 ये और ये, माइनस जे कैप होता है ये और ये मल्टीप्लाई करो -9 माइनस ये तो +10 हो जाएगा। फिर के कैप होगा तो इसका इससे 3 और इसका इससे 8 माइनस का 8, सॉल्व कर लो 7 आई कैप माइनस ये +1 होगा, ये माइनस जे कैप और -5 के कैप, ये आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी, ये आंसर आ गया, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए करोगे, बी क्रॉस ए करोगे तो क्या होता है, बी क्रॉस ए माइनस होता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ए क्रॉस बी कितना था 7 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आई कैप प्लस जे कैप +5 के कैप, ये आ जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये वाला सवाल, इसमें भी क्या कर रहा है, टॉर्क निकालना है। फोर्स दे रखा है अबाउट द ओरिजिन, और फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है या नहीं। और R क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये R कैप है। और क्लॉस 7 आई कैप
प्लस 3i कैप माइनस 5k कैप। यहाँ तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर एक तरीका और मैंने बताया था आपको अभी जैसे किया है हमने, आई कैप जे कैप के कैप लिखो। आई कैप का कोफिशिएंट आर में 1 है, जे कैप का -1 है और के कैप का +1 है। ऐसे ही एफ में आई कैप का 7 है, जे कैप का +3 है और के कैप का -5 है। अब इसको सॉल्व कर लो, टॉर्क आ जाएगा। आई कैप इसको इससे +5 माइनस ये 3 माइनस जे आता है, तो 1 का -5 से -5 फिर -7 फिर प्लस के कैप आता है 1 का 3 से 3 और फिर 7 का -1 से -7 और ये +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2i कैप और ये -12 तो +12 जे कैप और +10 के कैप, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा 2i कैप +12 जे कैप +10 के कैप। ठीक है, यूनिट और लिख देते हैं यहाँ पे, यूनिट ऐसे लिख देते हैं इसको, आंसर को यूनिट या न्यूटन मीटर लिख दो। ठीक है, चलिए 7.6 क्या कह रहा है देखते हैं। So that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion। ये शो करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, प्रूव करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिंगल पार्टिकल का जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कांस्टेंट रहता है पूरी मोशन में। मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट ऑफ ए सिंगल, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए ये पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, और ओ से पी को जो कनेक्ट करता है उसे आप क्या कहते हो? आर कहते हो, है या नहीं? ये एंगल थीटा और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, तो ये भी थीटा हो जाएगा। जो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यदि इसको मैं m ले लूं तो ओ एम क्या हो जाएगा? r साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि OP क्या है? r है, तो ये r cos थीटा और ये r साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L इज इक्वल टू r क्रॉस p, ये होगा r क्रॉस p, और p क्या है? mb, होगा या नहीं होगा? अब L किस डायरेक्शन में होगा? r और mb के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, r से इस b पर जा रहे हो, तो यदि इस राइट हैंड थंब रूल को लगाएं तो थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ, r से b पे जाने के लिए, तो इनटू द पेज होगा। अब देखो जरा, जब b कांस्टेंट है तो इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इफ v इज कांस्टेंट, इफ v इज कांस्टेंट, तो L इज इक्वल टू इस r क्रॉस mb को क्या लिख सकते हैं? mb r साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? mb r साइन थीटा। अब कह रहा है कि v कांस्टेंट है और m ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो r साइन थीटा कांस्टेंट होगा L कांस्टेंट होने के लिए। ठीक है, r साइन थीटा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? देखो m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और v कांस्टेंट दे रखा है, और r साइन थीटा इसलिए कांस्टेंट रहना है कि v कांस्टेंट है तो इधर जाता रहेगा पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। ठीक है, सिंस v इज कांस्टेंट तो r साइन थीटा भी क्या होगा? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में L क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, m कांस्टेंट है ये ऑलरेडी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है सिंगल पार्टिकल का वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यही तो प्रूव करना है, तो सिंपल सा प्रूव हो गया। भाई v चेंज होता ना तब ये r साइन थीटा चेंज होता, v चेंज होता तो फिर ये एंगल चेंज हो जाता, क्योंकि v कांस्टेंट है तो ये एंगल चेंज होगा ही नहीं, और जब ये एंगल चेंज नहीं होगा तो ये डिस्टेंस भी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सो दैट द मूवमेंट ऑफ ए कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट। कोई कपल का जो मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड नहीं करता? उस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता जिसके रेस्पेक्ट में इस मूवमेंट को लिया गया है। जैसे कि एक कपल में कंसीडर करता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी ये दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। मान लेता हूँ कि ए पर ऐसे फोर्स लग रहा है, कपल है,
तो इस डायरेक्शन में माइनस एफ ले लेता हूँ और इस डायरेक्शन में मैं ले लेता हूँ प्लस एफ। ठीक है, तो कपल प्रोड्यूस होगा। और ये कोई पॉइंट ले लेता हूँ जिसके रेस्पेक्ट में आप कपल निकाल रहे हो, ओ नाम दे देता हूँ। ओ से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, इस पॉइंट बी की डिस्टेंस को, इसको कह देता हूँ R2। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी पोजीशन वेक्टर होगा, ए का पोजीशन वेक्टर होगा, ए की पोजीशन बताएगा, ये R1, और ये बी की पोजीशन बता रहा है। ठीक है यानी, और ये ए से बी की पोजीशन बता रहा है। तो अब आप देखिए कि जो मूवमेंट ऑफ कपल है ये इस पर डिपेंड करेगा क्या, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ कपल आएगा यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ कपल जो होगा, मूवमेंट ऑफ कपल क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगा, सम होगा किसका, ऑफ मूवमेंट्स, सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ टू फोर्सेज। ठीक है, अब पहले वाले फोर्स का मूवमेंट क्या है, ये है एफ, माइनस एफ है, तो R1 क्रॉस माइनस एफ हो जाएगा। फिर दूसरे का क्या है, R2 क्रॉस प्लस एफ हो जाएगा, है या नहीं, ये वेक्टर है। तो ये कितना आ गया, एफ को मैं बाहर ले सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 क्रॉस एफ प्लस R2 क्रॉस एफ, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसे यूं भी तो लिख सकता हूँ कि भाई R2 में से R1 माइनस हो जाएगा और क्रॉस एफ लिख दूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ, ये कपल आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो R1 और AB का सम R2 के बराबर है। इस ट्राइंगल से यदि देखें तो R1 प्लस AB बराबर किसके है, R2 के, इस ट्राइंगल से देखें तो। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, R2 माइनस R1 आ गई, R2 माइनस R1 आ गई। तो ये R2 माइनस R1 क्या हो गया, बेसिकली AB हो गया, और ये क्रॉस F हो गया। ठीक है, तो इसकी लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है कि AB पर डिपेंड कर रहा है केवल। तो यहाँ R1 R2 आ ही नहीं रहा, तो कैसे डिपेंड करेगा, है या नहीं। तो इसका मतलब कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट, कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट, क्योंकि यहाँ R1 R2 आ ही नहीं रहा, ये तो AB के बराबर हो गया ना, A से B पर डिपेंड करेगा, इन पर थोड़ी डिपेंड करेगा, इस पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेटल बार है, 7.8 एग्जाम्पल है, एक मेटल बार है, ये मान लीजिए एक मेटल बार है। ठीक है, ऐसे ए मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर, कितना लेंथ इसका कितना है, 70 सेंटीमीटर, मतलब 70 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इतनी लेंथ की ये मेटल बार है। ठीक है, एंड 4 किलोग्राम इन मास, इसका मास है 4 किलोग्राम। ठीक है, सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, एक नाइफ एज तो ये है और एक नाइफ एज ये है। ठीक है, ये K2 मान लेता हूँ और इसको K1 मान लेता हूँ, और इस एंड से इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कह रहा है, और इस एंड से इसका डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर कह रहा है, इस पर सपोर्टेड है। 6 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक 6 किलोग्राम वेट सस्पेंड किया जाता है 30 सेंटीमीटर पर फ्रॉम वन एंड। इस एंड से मान लीजिए यहाँ पर ये वेट सस्पेंड किया गया 60 किलोग्राम, कितना, 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 किलो या 6 किलोग्राम, सॉरी, ये W1 वेट सस्पेंड किया गया जिसका मास कितना है, 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम मास है, तो ये W1 कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन हो जाएगा, 6 इंटू 10। ठीक है, 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 60 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेज, इन पर रिएक्शन क्या होगा, भाई इनकी जो रिएक्शन होगी, इस पर रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी जब नीचे की तरफ वेट है, तो इस पर R1 होगा और इस पर R2 होगा, R1 R2 पता करना है मुझे। ठीक है, और ये मान के चलिए कि जो बार है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और एक जैसी है। ठीक है, चलिए
अब ये कितनी लंबी थी, 70 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये डिस्टेंस है 30। ठीक है, तो इससे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर यहाँ पर इसका क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया। ये पॉइंट ग्रेविटी का पॉइंट हो गया, जहाँ पर इसका पूरा की पूरा वेट सस्पेंड होना चाहिए, है या नहीं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ग्रेविटी हुआ। अब देखिए ज़रा, अब देखिए जब ये यहाँ पर लटकाया है आपने वेट 60 न्यूटन का, जबकि ग्रेविटी यहाँ था 60 न्यूटन का, आपने यहाँ लटका दिया, तो क्या होने वाला है, इधर से इधर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा और इधर से इधर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, देखो दो इक्विलिब्रियम यहाँ पर होंगे, एक तो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, जो रिएक्शन है R1 R2 दोनों एक तरफ लग रहे हैं, ये बराबर होना चाहिए किसके, W1 प्लस W के, इन दोनों वेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है या नहीं। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए यदि बात करूं तो क्या होना चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो R1 है, ठीक है, R1 और इंटू, अब देखो ये K1 है, ये G है, यहाँ पर है ना ये K1G, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस हो जाएगा, और रिएक्शन फोर्स इतना है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा R1 इंटू K1G होगा, R1 इंटू K1G प्लस R2 इंटू K2G, होगा या नहीं होगा, R2 इंटू K2G। अब R2 इस तरफ ले रहे हो, R1 इस तरफ, तो इस एक को नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लिया। और इस W की बात करें, W1 की, सॉरी W1 की बात करें तो इस W1, ये पॉइंट कोई नाम दे दो आप, P नाम दे दो, ठीक है, तो G से कितना दूरी पर है, PG, तो W1 इंटू PG, ये जो टॉर्क है ये 0 होना चाहिए, तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन तो यहाँ से R1 प्लस R2 की ये आ गई। अब W1 कितना है, W1 60 न्यूटन है, W1 कितना है 60 न्यूटन, ठीक है, और W कितना है, W की वैल्यू कितनी है, W की जो वैल्यू होगी, W की वैल्यू भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम इन मास, ये W क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम रॉड का मास है तो 40 न्यूटन हो जाएगा, तो ये 40 हो गया, कितना हो गया 40। ठीक है, तो R1 प्लस R2 कितना आ गया, R1 प्लस R2 आपका आ गया क्या कहते हैं कि 100 न्यूटन हो गया, कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, मैंने G की वैल्यू 10 ली है तब, ठीक है, 100 न्यूटन हो गया R1 प्लस R2। अब यहाँ से देखें R1 प्लस R2 आ गया, अब यहाँ से देखो K1G कितना है, K1G कितना है, माइनस R1 निकालना है, K1G कितना है, K1G ये 10 है, और ये भी 10 होगी ना, ये भी 10 होगी, क्योंकि 30 और 10 40, नहीं ये 5 होगी, टोटल 70 है ना, तो ये सेंटर पर होगा तो ये 5 होगी, जब यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये 5 होगी, ये डिस्टेंस जो होगी ये 5 होगी। ठीक है, तो 30 और 5 35, ठीक है, K1G निकालना है, 10 हटा दो, 10 हटा दो तो 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर को मतलब इतना मीटर। ठीक है, और K2G कितना होगा, ये 10 है और ये 5 है, 10 और 5 15, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, तभी तो 35 होगा ना, तभी तो 35 होगा, ये 5 है, ये 35, यहाँ से यहाँ तक 35 है और ये 10 है, तो ये 25 होगा, कितना हुआ 25 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 35 है, 10 हटा दो तो 25 हो गया, तो R2
25 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। प्लस पी जी क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, 5 सेंटीमीटर। तो W1 की वैल्यू वैसे है हमारे पास 60, W1 कितना है 60, और ये 5 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आता है, यहाँ पर देखें तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। आप देखिए इसमें से 25 इंटू 10⁻⁻² को कॉमन ले लो, तो -R1 तो यहाँ बचेगा, प्लस R2 यहाँ बचेगा, और प्लस ये 300 होगा, -2 तो 12, 300 में 25 का भाग दें तो 12, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये चला जाएगा 0 में, तो यानी R2 माइनस R1 बराबर -12 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब R1 प्लस R2 तो 100 आया, या R2 प्लस R1 ऑलरेडी आपने 100 निकाल रखा है, तो दोनों को ऐड कर दें तो 2R2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 88। तो R2 कितना आ गया 44 न्यूटन, R2 की वैल्यू। मैंने जब 10 लिया है, जी का वैल्यू 10 लिया है तो इतना, और 9.8 लेंगे जी का वैल्यू तो ये 43.12 आएगा, ठीक है। 10 लेने पर इतना आएगा। अब R2 आ गया तो R1 आ जाएगा, इससे फिर R1 निकाल लो। R1 किसी में भी रख दो, R2 यहाँ रख दो, 44 इधर है, इधर जाएगा तो -12 प्लस 44, तो कितना हो जाएगा -12 प्लस ये 44 यहाँ रखो, तो 44 यहाँ रखोगे तो इधर जाएगा, तो R1 की वैल्यू R2 44 यहाँ रख दो, इसमें से ये बचेगा 56 न्यूटन, कितना आएगा 56 न्यूटन आएगा R1 का वैल्यू, ठीक है। R1 का वैल्यू 56 न्यूटन आएगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से R1 R2 इसमें निकाला जा सकता है। तो सिंपली दो इक्वेशन लिखना आपको पता होना चाहिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W1 प्लस WK होगा, एक इक्वेशन तो इससे आएगी, और दूसरा भाई दोनों कंडीशन लगाइए आप, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, दो इक्वेशन आएंगे, R1 R2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर, एग्जाम्पल 7.9। ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लेडर, सीढ़ी है, कितने सेंटीमीटर लंबी 3 मीटर, सॉरी, ए 3 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 20 किलोग्राम। एक सीढ़ी है, लेडर है, लेडर जो कि जिसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर और जिसका मास दे रखा है 20 kg, लीन्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल। ये दीवार है, ये क्या है दीवार है, वॉल, और ये सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है, और इस पर ये सीढ़ी इस तरीके से लीन्ड है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी लगा दी मैंने, 3 मीटर लेंथ की सीढ़ी है, ठीक है, जिसका मास 20 किलोग्राम है, और ये फ्रिक्शनलेस वॉल पर लीन होता है। इट्स फिट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, और ये दीवार है, इस दीवार से 1 मीटर की डिस्टेंस पर इसका फिट है सीढ़ी का, ठीक है, ओके। फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द फ्लोर, रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा फ्लोर पर। देखिए ये सीढ़ी यहाँ पर है तो एक फोर्स तो यहाँ लगेगा, लगेगा नहीं, दीवार इस सीढ़ी पर फोर्स लगाएगा इस तरफ F1, ठीक है। अब ये इस तरफ लगाएगा तो इस तरफ ये फोर्स लगेगा, लगेगा F, और ये आगे ना खिसले तो इधर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा इसको F2, कितना F2, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया, और इस डायरेक्शन में लगेगा F2 लगेगा।
मतलब क्या हुआ, जो सी डी है बेटा, सी डी जो है, ये सी डी की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। तो यहाँ पर ये फोर्स F1 लगा, रिएक्शन फोर्स F1 और रिएक्शन फोर्स F2, ठीक है, रिएक्शन फोर्स F1 और रिएक्शन फोर्स F2, रिएक्शन फोर्स F1 लगा और रिएक्शन फोर्स F2, और यहाँ इसका वेट बैलेंस होगा, इसके मिड पॉइंट पर होगा ना, सीडी के मिड पॉइंट पर होगा W, और ये रिएक्शन यहाँ लगेगा, तभी तो ये सीडी यहाँ पर स्थिर रह पाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये सीडी इधर ना खिसके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो एन है और डब्लू है, भाई ये ऐसे ऐसे इधर ना खिसके, इधर ना खिसके, तो ये नीचे की तरफ डब्लू लग रहा है और ये एन लग रहा है, तो एन बराबर क्या होना चाहिए, डब्लू, ठीक है। ये वर्टिकल फोर्स हो गए, और हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल हुए, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F1 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, F के, तभी तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। दो कंडीशन आ गई, एक कंडीशन तो ये आ गई वर्टिकल के लिए, और हॉरिजॉन्टल के लिए ये आ गई, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, समझ गए। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये जो फोर्स F1 लग रहा है, ये जो फोर्स F1 लग रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये 3 है और ये 1 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 2√2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 2√2 F1, यही होगा ना इस पर टॉर्क, ठीक है, कपल जो देख रहे हैं हम। और ये एफ जो फोर्स है, सॉरी, ये यहाँ पर हो गया, और ये डब्लू के साथ ये देखिए, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये डब्लू आपका यहाँ लगेगा, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस हाफ होगा, हाफ मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो ये मिड पॉइंट से आ रहा है, तो ये हाफ मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक हाफ मीटर होगा, तो हाफ मीटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, भाई इसके अपोजिट लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, तो -12 डब्लू हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब देखो जरा, यहाँ पर डब्लू का वैल्यू है आपके पास 2√2 F1 -1/2 डब्लू, एम कितना है, मास कितना है लेडर का, 20, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो डब्लू आ जाएगा, mg 20 × 10 यानी 200 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 0, तो F1 यहाँ से निकल के आया आपका, F1 क्या आएगा, F1 का जो वैल्यू आएगा, F1 2√2 F1 ये बराबर 100 आ जाएगा, तो यहाँ से F1 बराबर आ जाएगा 50/√2, 50/√2, ठीक है, 50/√2। F1 की वैल्यू आ गई 50/√2, ये 10 हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, F1 आ गया तो F निकल जाएगा, सिंस F इज इक्वल टू कितना था, F1, तो जितना F1 आया उतना ही F हो जाएगा, और जब F आ गया, F1 आ गया, ठीक है, F आ गया, F1 आ गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, F2, F2 क्या होगा, F2 हो जाएगा आपका √f² + n², ठीक है। तो F1 ठीक है, ये F1 हो गया, तो F की वैल्यू कितनी आ गई,
50/√2 न्यूटन, और ये भी न्यूटन। तो यहाँ पर रखोगे तो एफ की वैल्यू 50/√2 होल स्क्वायर प्लस एन कितना है, डब्लू के बराबर है, और डब्लू कितना है 200 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो देखिए 2500/2 प्लस ये आ जाएगा आपका इतना, तो ये लगभग आ गया आपका 1250 प्लस 40,000, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 41250 ये आ जाएगा, और ये लगभग आएगा आपका 200 के आसपास ही आएगा लगभग, ठीक है। 199 एग्जैक्ट आंसर यदि आप देखें तो इतना आएगा 200 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। चलिए अब 7.10 इसी में देखो 7.10 व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, निकल जाएगा। इसके डायमीटर के अलोंग निकालना है, ये है डिस्क, इसके डायमीटर के अलोंग निकालना है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जितना आई एक्स के अलोंग होगा उतना ही आई वाई के अलोंग होगा, तो ये 2IX हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आई एक्स का जब वैल्यू हम निकालें यहाँ से, आई जेड कितना होगा, जेड के रेस्पेक्ट में, इसका डायमीटर के रेस्पेक्ट में होता कितना है, डायमीटर के रेस्पेक्ट में इतना होता है, तो आई एक्स कितना आ जाएगा mr²/4, ये आंसर हो जाएगा। इस थ्योरम का यूज करो। अब जितना एक्स के अलोंग होगा उतना ही वाई के अलोंग होगा, तो इसको तो लिख दिया ये, और आई जेड यानी डायमीटर के रेस्पेक्ट में इसका कितना होता है, इतना होता है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7.11, देखो 7.11 व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m लेंथ l। तो लेंथ के लिए आप जानते हो ml²/12 ml²/12 और प्लस mr², ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ICM प्लस MH², ये लिखते थे ना, I इज इक्वल टू ICM प्लस MH²। ICM तो हो गया रॉड का, ml²/12 हो गया ICM, प्लस m की जगह m आ गया, h क्या है l/2, हाफ डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और जब 2l लेंथ का लेंगे, जब लेंथ l है तो इतना, और 2l लेंथ लेंगे तो इतना आ जाएगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द रिंग, ये दे रखा है, ये रिंग है और टेंजेंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये डायमीटर है, तो वही लगा दें भाई। डायमीटर के रेस्पेक्ट में हमें पता है इतना होता है रिंग का, और प्लस mr² और जोड़ दो तो ये आ जाएगा। डायमीटर के रेस्पेक्ट में इतना होता है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो mr² और ऐड कर दो, तो ये टोटल आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये थे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, करके देखिएगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया है हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, आप पूरी तरह सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।